जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 17 जुलाई 2026 के डेली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यूक्रेन में हाल ही में न्यू प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति हुई है। तो कौन बने हैं प्राइम मिनिस्टर? सेर्ही कोरेत्स्की। तो सेर्ही कोरेत्स्की जो हैं वो अब यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। और उनको अपॉइंट किसने किया है? तो यूक्रेन के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, उनके द्वारा उन्हें अपॉइंट किया गया है। और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के रूप में यूलिया स्विरिडेंको का स्थान लिया है। यानी अभी तक यूलिया स्विरिडेंको यूक्रेन की पीएम थी, अब बन गए हैं सेर्ही कोरेत्स्की। दोस्तों, यूलिया स्विरिडेंको का जो कार्यकाल रहा है वो लगभग 1 साल का रहा है। कुछ समय पहले उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था और अब नए प्रधानमंत्री बने हैं। यूक्रेन की अगर हम बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कीव इसकी राजधानी है और यूक्रेनी हिवनिया यहाँ की करेंसी है। राष्ट्रपति हैं वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की और इसको स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी 24 अगस्त 1991 को सोवियत संघ से। और इसकी सीमा रसिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्दोवा से लगती है। यहाँ पर आप यूक्रेन को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके पड़ोसी देश हैं। और इसके अलावा इसकी जो सीमा है वो काला सागर और आज़ोव सागर से लगती है। रूस और यूक्रेन का युद्ध काफ़ी चर्चा में है, तो याद रखिएगा कि अभी जो फिलहाल में रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 24 फरवरी 2022 को। ये डेट जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। तो 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई थी। दोस्तों, कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो डेनमार्क की पीएम बनी है मेटे फ्रेडरिक्सन। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं बांग्लादेश के खलीलुर रहमान। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग लांग बने हैं। विश्व बैंक में भारत के प्रतिनिधि के रूप में नीलकंठ मिश्रा को नियुक्त किया गया है। यूनाइटेड नेशन टूरिज्म की प्रमुख शेखा नासर अल नोबाइस बनी हैं। बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान और मंगोलिया के प्रधानमंत्री उच्चरल न्याम ओशोर बने हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि भारत का जो पड़ोसी देश है नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस मार्ग पर या किस रूट पर चलेगी? आंसर हो जाएगा जींद सोनीपत। तो हरियाणा में जींद से सोनीपत के बीच में भारत की फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन ऑपरेट होने वाली है। तो इसका उद्घाटन 17 जुलाई 2026 को पीएम मोदी जी के द्वारा होगा। जींद रेलवे स्टेशन पर इसका उद्घाटन होने जा रहा है और इसका जो रूट होगा वो होगा जींद से सोनीपत के बीच में। और इस हाइड्रोजन ट्रेन में 10 कोच हैं। इसमें बैठने की क्षमता है 682 की और कुल क्षमता है 2600 यात्रियों की। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। और आने वाले फ्यूचर में जो भारत की योजना है वो है 35 और हाइड्रोजन ट्रेनें डेवलप करना। दोस्तों, हाइड्रोजन ट्रेन क्या होती है, कैसे चलती है, इसको हम देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल से बिजली उत्पन्न कर ये ट्रेन चलती है। यानी कि इसमें जो कोच होते हैं, यानी कि जो डिब्बे होते हैं, उसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल होते हैं जिसमें बिजली का प्रोडक्शन होता है और ये ट्रेन चलती है। अब चलने के दौरान क्या होता है कि इसमें उत्सर्जन के रूप में जल वाष्प निकलती है और यह ट्रेन डीजल ट्रेनों की तुलना में अधिक पर्यावरण के अनुकूल होती है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करते हैं। तो दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी में चली थी 2018 में। एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चीन में चली है। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई भारत में। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। भारत का सबसे पहला रेलवे कारखाना कौन है? जमालपुर वर्कशॉप, जो कि 1862 में स्थापित हुआ था, बिहार में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है चेन्नई
पेरम्बूर में, और रेल कोच फैक्ट्री है कपूरथला पंजाब में, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है चितरंजन पश्चिम बंगाल में, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है वाराणसी उत्तर प्रदेश, रेल व्हील फैक्ट्री है बेंगलुरु कर्नाटक, और मरोड़ा ग्राम कारखाना है पटियाला पंजाब। वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत 15 फरवरी 2019 को हुई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में किसे शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा राजौरी की भैरव यात्रा। तो राजौरी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में जो राजौरी की भैरव यात्रा होती है उसको हाल ही में राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो यह राजौरी क्षेत्र की सदियों पुरानी परंपरा है और वहाँ की संस्कृति का एक उत्सव है। इसका आयोजन मुख्य रूप से होली के पर्व के अवसर पर किया जाता है और यह यात्रा अपनी विशिष्ट परंपराओं और धार्मिक आस्था के लिए प्रसिद्ध है। इसमें एक श्रद्धालु बाबा भैरव देव का स्वरूप धारण करता है और उसके साथ लोग होते हैं और वो अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। दोस्तों, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर क्या होती है? तो इसमें परंपराएं होती हैं, लोक कला, रीति रिवाज, उत्सव, अनुष्ठान, लोक संगीत, लोक नृत्य और पारंपरिक ज्ञान, ये सभी शामिल किए जाते हैं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 5वीं बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा भारत। तो भारत में 5वीं बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक आयोजित की जाएगी। हालांकि ये 16 जुलाई को हो गई है और दोस्तों नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है और हमारे जो NSA हैं अजीत डोभाल जी, इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। इस बैठक का उद्देश्य ये था कि क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना और इस बैठक का जो मुख्य विषय था वो था आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, सीमा पार अपराध और तस्करी। इन सभी मुद्दों पर बातचीत की गई है। जो बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं उनके जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उनके बीच में। बिम्स्टेक की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये फुल फॉर्म आप जरूर नोट करिएगा। और बिम्स्टेक की जो स्थापना है ये 1997 में की गई थी 6 जून को। इसका जो हेडक्वार्टर है ये ढाका बांग्लादेश में है। इसके 7 मेंबर हैं, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, म्यांमार है, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ये MPPSC में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसके मेंबर से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वर्तमान में इसकी अध्यक्षता कर रहा है बांग्लादेश। इसका उद्देश्य है सुरक्षा, व्यापार, परिवहन, ऊर्जा और लोगों के बीच जो आपसी संबंध है उनमें सहयोग बढ़ाना। तो देखिए यहाँ पर आप बिम्स्टेक देशों को देख सकते हैं। भारत के जो पड़ोसी देश हैं वही इसके मेंबर हैं, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार और यहाँ पर थाईलैंड और ये श्रीलंका। याद रखिएगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान इसके मेंबर नहीं है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है। तो आपको याद रखना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान और चाइना ये बिम्स्टेक के मेंबर नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को तीसरी भाषा किस कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया है? आंसर हो जाएगा कक्षा 5 या कक्षा 6 से। तो दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने CBSE से ये कहा है कि जो आप तीसरी भाषा कक्षा 9वीं से शुरू करने का सुझाव देते हैं या शुरू करने की बात करते हैं उसको कक्षा 9वीं की बजाय कक्षा 5वीं या 6वीं से शुरू करें। तो न्यायालय ने कहा है कि 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने से छात्रों पर स्ट्रेस बढ़ता है और अगर इसको प्रारंभिक कक्षाओं में यानी शुरुआत से ही इसको शुरू किया जाएगा तो ये छात्रों को सीखने में भी सरल होगी। अभी CBSE की वर्तमान स्थिति ये है कि जो नई 3 लैंग्वेज नीति है
इसके तहत 9वीं कक्षा के छात्रों को 3 भाषाएं पढ़नी होती है, जिनमें से कम 2 भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब कक्षा 9 से ना हो करके और सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि इसको कक्षा 5 से या कक्षा 6 से शुरू करो। 9 में अगर वो पहली भाषा कोई नई भाषा सीखेगा तो उस पर स्ट्रेस बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सुझाव दिया है किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। हाल ही में सेमिकॉन 2.0 को किसने मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमिकॉन 2.0 को मंजूरी दी है और इसका जो बजट है वो है 1,27,500 करोड़ का। इसका उद्देश्य है भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर का हब बनाना और चिप निर्माण में आत्मनिर्भर बनाना। ये जो सेमिकॉन 2.0 नामक योजना है, इसके 6 प्रमुख स्तंभ हैं, जिसमें चिप डिजाइन है, मशीनें एवं कच्ची सामग्री, फैब इकाइयों की स्थापना और अनुसंधान और विकास। ठीक है, इन सभी को लेकर के ये सेमिकॉन 2.0 को मंजूरी दी गई है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। तो सेमीकंडक्टर वह पदार्थ होता है जिसकी विद्युत चालकता चालक और कुचालक के बीच में होती है और इन्हीं से इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाई जाती है। यानी आपके मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी में जो चिप होती है वो सेमीकंडक्टर की बनी होती है और इसका इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, टीवी, ऑटोमोबाइल, चिकित्सा उपकरण, रक्षा और अंतरिक्ष तकनीकी में किया जाता है। भारत सरकार के द्वारा सेमीकंडक्टर मिशन या सेमिकॉन की जो शुरुआत है वो दिसंबर 2021 में की गई। अगला क्वेश्चन है, पोल्याक इमरे, वर्गा जानोस और कोजमा इस्तवान मेमोरियल 2026 में 57 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इसका अमन सहरावत। तो दोस्तों, यह कुश्ती से संबंधित एक प्रतियोगिता है। तो इसका आयोजन बुडापेस्ट, हंगरी में किया गया है। तो इसमें 57 किलोग्राम भार वर्ग में अमन सहरावत ने गोल्ड मेडल जीता है, जबकि 61 किलोग्राम में दीपक ने ब्रॉन्ज और विशाल काली रमना ने 65 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में ग्रीन फील्ड शिप बिल्डिंग क्लस्टर एवं जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? आंसर हो जाएगा गुजरात। तो दोस्तों, गुजरात में ग्रीन फील्ड शिप बिल्डिंग क्लस्टर एवं जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित करने की हाल ही में घोषणा की गई है। ग्रीन फील्ड का मतलब ये है कि नए तरीके से इसको बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है स्वदेशी जहाज निर्माण को बढ़ावा देना। तो इसमें 2 परियोजनाओं को पत्तन, पोत एवं जलमार्ग मंत्रालय ने मंजूरी दी है। इसमें से पहली परियोजना जो होगी वो पोरबंदर, गुजरात में होगी और यहाँ पर ग्रीन फील्ड शिप बिल्डिंग क्लस्टर की स्थापना की जाएगी और दूसरी जो परियोजना होगी ये बाडीनार, कच्छ की खाड़ी में होगी। यह अत्याधुनिक जहाज मरम्मत सुविधा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जहाज मरम्मत सुविधा का डेवलपमेंट किया जाएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान किस शहर से शुरू हुई है? आंसर हो जाएगा इंदौर। तो मध्य प्रदेश के इंदौर से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू हुई है और ये देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट इंदौर से शुरू हुई है और जो पहली उड़ान है ये इंदौर से अबू धाबी यूएई के लिए रवाना हुई है। और जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, उनके द्वारा इस उड़ान को हरी झंडी दिखाई गई है। और दोस्तों, इसका मार्ग कहाँ से कहाँ तक होगा? इंदौर से अबू धाबी और यात्रा का समय होगा लगभग 3 घंटे 15 मिनट का। अगला क्वेश्चन है, स्किल इंडिया मिशन ने 15 जुलाई 2026 को अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो 11 वर्ष पूरे किए हैं। तो स्किल इंडिया मिशन ने 15 जुलाई 2026 को अपनी स्थापना के 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस मिशन की शुरुआत 2015 में हुई थी, जिसका उद्देश्य है युवाओं को आधुनिक और बाजार की मांग के अनुसार तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। दोस्तों, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस भी मनाया जाता है। इस बात को आप जरूर नोट करिएगा, जिसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार, बेहतर आजीविका
और उद्यमिता के लिए जरूरी हुनर से सशक्त बनाना। ये आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाकर के लूसेंट का कोर्स और अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक भी मिल जाएंगे, तो कॉम्बो पैक आप ज्वाइन करें। और दोस्तों, प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक का पैकेज भी मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको करंट अफेयर्स और जीके की जो टेस्ट सीरीज है ये मिल जाएगी। दोस्तों, ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी। कल के करंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था न्यू दिल्ली, तो लगभग सभी लोगों ने इसका राइट आंसर बताया है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।